देश की राजधानी होने की वजह से आप सेटल हो जाइए, फिर मैं शुरू करूँ। देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली के जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। दिल्ली प्रतिबिंब है पूरे देश में जो हो रहा होता है उसका। आज अगर श्रमिकों की स्थिति, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले हमारे भाई बहनों की स्थिति दिल्ली में दयनीय है, तो आप समझ लीजिए कि ये प्रतिबिंब पूरे देश का है। पूरे देश में क्या हो रहा है पिछले 10 साल से, वो दिल्ली को देखकर आपको आभास हो जाता है। हमारे नौजवान नेता राहुल गांधी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, न्याय। वो अपने आप में एक शब्द नहीं है, वो निचोड़ है हमारे संविधान का, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का और इस देश की, इस सभ्यता की, इस संस्कृति की जितने भी मूल मंत्र हैं उन सब का निचोड़ इस एक शब्द में है, न्याय। जब राहुल जी 4000 किलोमीटर पसीना बहाते हुए इस देश की सड़कों पर चले और जब दिल्ली पहुंचे, आप में से कई लोग उस यात्रा में शामिल हुए थे दिल्ली में, मैंने आपको देखा भी था। यहाँ भी संवाद हुआ, अलग अलग स्तर में अलग अलग वर्गों से, समाज के भिन्न वर्गों से उनका संवाद हुआ और उस संवाद से जो निकल कर आया वो हमारा न्याय पत्र है, जो हमारा घोषणा पत्र है, जिसको हम अपना अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कहते हैं। पिछले 10 साल से ऐसा लगता है कि दिल्ली को किसी की नजर लग गई। 15 साल दिल्ली ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया। मेट्रो आई, इतने फ्लाईओवर्स आए, प्रदूषण रहित सार्वजनिक यातायात पूरा शुरू हुआ। पूरे विश्व ने अचंभे से देखा कि ये दिल्ली कैसे कायाकल्प हो गया दिल्ली का। शायद इसी वजह से दिल्ली को नजर लगी। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऐसा लगता है कि वो दिल्ली से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि 1998 से लेकर आज तक दिल्ली ने भाजपा को फिर मौका नहीं दिया। 93 में एक ही बार मौका दिया था, उसके बाद 98, 2003, 2008, 2013, 2015, 2020 इतने चुनाव हो गए और भाजपा को दिल्ली ने मौका नहीं दिया। ये दर्शाता है कि भाजपा की पोल दिल्ली वाले की आंखों में, उनकी आंखों में खुल गई और दिल्ली भाजपा की रग रग से वाकिफ है। दिल्ली को भाजपा मूर्ख नहीं बना सकती। मैं बार बार ये सोचता हूं कि दिल्ली को नजर लगी, अब समझ में आता है कि ना केवल नजर लगी है, एक बदले की भावना से ओतप्रोत केंद्र सरकार जो बना बनाया ढांचागत जो हमने यहाँ व्यवस्था बनाई थी उसको छिन्न भिन्न करने पर आमादा है। जो योजनाएं हम लाए थे, अनधिकृत कॉलोनियों पर विशेष तौर पे, मुझे याद है स्वर्गीय शीला जी चिंतित रहती थी कि इनको कैसे हम नियमितीकरण करें इनका, और भागादौड़ी करके केंद्र सरकार से भी जद्दोजहद करके, अफसरशाही से जद्दोजहद करके, विशेषज्ञों से राय मशविरा करके फिर हमने उनका नियमीकरण किया, सर्टिफिकेट्स बांटे, मूलभूत सुविधाओं की तरफ वो प्रक्रिया शुरू की। लेकिन उन सब पे पहले अर्धविराम लगा और अब पूर्ण विराम लग गया। बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े नाम योजनाओं के देने में हमारे प्रधानमंत्री बड़े पारंगत हैं। प्रधानमंत्री उदय योजना सुना होगा आपने। यहां का जीवन, झुग्गी झोंपड़ियों में, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 70% लोगों का जीवन, उदय शब्द उनका इस्तेमाल उनके लिए करना भी उनका अपमान है, क्योंकि उनके जीवन में सूर्योदय होते हुए उन्होंने नहीं देखा, अंधेरेमयी जिंदगी वो जी रहे हैं। जो धांधली उदय योजना में हो रही है रजिस्ट्री के नाम पर, आप लोग खोजी पत्रकार हैं, आप में से कई लोग, जब मैं दिल्ली सरकार में था तो कुछ बच्चे थे, कुछ नौजवान थे,
कुछ मेरी उम्र के थे, अब मैं पता नहीं किस उम्र का हूँ, नौजवान में तो नहीं मानूंगा अपने आप को, लेकिन मेरे साथ आप में से कई लोग बड़े हुए, अपने अपने प्रोफेशन में भी बड़े हुए। आपने देखा दिल्ली की यात्रा। अब जब हम निकलते हैं दिल्ली में, आरोप प्रत्यारोप मोदी सरकार जो कर रही है, जिस तरह से न केवल एक चुनी हुई सरकार को संघर्ष करना पड़ता है, बल्कि वोटर को आप उसकी जिंदगी के विषय में सोचे बगैर सिर्फ छोटी राजनीति, हल्की राजनीति से ही आप प्रेरित हो, ये हमारा नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप है, उनकी पार्टी पर आरोप है। बहुत छोटी राजनीति इस शहर में होने लगी, पहले ऐसा नहीं होता था। हमने अटल जी का भी दौर देखा, हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार तो खैर स्वर्णिम युग था ही दिल्ली के लिए, लेकिन अटल जी की सरकार में हाँ संघर्ष करना पड़ता था, ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं करना पड़ता था शीला दीक्षित जी की सरकार को, लेकिन फिर भी राजनीति का एक स्तर होता था। दिल्ली की चिंता सबको होती थी, और नहीं होती थी तो शीला जी, मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन अटल जी के यहाँ बैठक हुई, मेट्रो के संबंधित कुछ अप्रूवल्स लेने थे, हारून यूसुफ जी भी हमारे साथ थे, हमारे अनिल भारद्वाज जी भी थे उस बैठक में। अटल जी ने साफ इनकार कर दिया था। कभी हारून जी से आप ये किस्सा ज़रूर सुनिएगा, बड़ा रोचक किस्सा है। चाय भी पिलाई अटल जी ने, बड़े प्रेम से बात की, आदर से बात की, लेकिन फाइल अप्रूव नहीं की। उनके अफसरों ने वहीं कमरे में आकर कहा कि नहीं साहब ये अप्रूव नहीं हो सकती। शीला जी ने कहा एक चाय और पिलाई। मैं बड़ा हैरान कि शीला जी दिन के वक्त 2 बार चाय पी रही हैं, समझ में आया नहीं। चाय और आई। फिर शीला जी ने एक बहुत ही सुलझे हुए, सधे हुए शब्दों में अटल जी को कहा, अटल जी मैं बड़ी मायूस होकर जा रही हूँ, बाहर जब मीडिया वाले मेरे साथी खड़े हैं तो मैं उनको कहूँगी अटल जी को दिल्ली वालों की चिंता नहीं है। अटल जी ने शीला जी का हाथ पकड़ा और बोला बैठो। वो समझ गए कि शीला जी बहुत ही सलीके से एक धमकी दे रही हैं, और फिर अफसरों को बुलाया अटल जी ने। सारी फाइलें वापस टेबल पे खुली, 6 फाइलें ले गई थी, 6 की 6 अप्रूव करके 2 घंटे बाद हम बाहर आए, और मीडिया वालों को शीला जी ने, उनकी आपको स्माइल याद होगी, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने वो मुस्कान दी और बोला चलो सचिवालय वहाँ बात करेंगे। आप में से कुछ लोगों को शायद ये किस्सा याद होगा। तो विधानसभा की बात है, हमारा पुराना सचिवालय जहाँ चलता था, फिर आप लोग वहाँ आए थे। तो बड़े रोचक किस्से उस वक्त के मुझे याद आते हैं, जब आज की केंद्र सरकार को मैं देखता हूँ। अटल जी उस वक्त भी नरेंद्र मोदी को राजधर्म याद दिलाते दिलाते ख़त्म हो गए। आज फिर मुझे लगता है कि 10 साल से इस व्यक्ति को राजधर्म नहीं समझ में आया, नहीं तो दिल्ली की ये हालत नहीं होती। आजकल प्रधानमंत्री आपके चैनल्स में से भी कईयों को इंटरव्यू दिए हैं, मैं देख रहा हूँ, एक चैनल को 4 इंटरव्यू दे रहे हैं। और जब से प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू देने शुरू किए हैं, कपिल शर्मा डिप्रेशन में चला गया, उसकी टीआरपी खत्म हो गई। अब कितना मनोरंजन लेगा आदमी एक दिन में? हंस हंस के लोग लोटपोट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जाते जाते जो आपका और मेरा मनोरंजन कर रहे हैं, उसमें तो उनको आपको साधुवाद देना ही चाहिए, लेकिन झूठ बहुत बोलते हैं। कभी इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो। बोलते हुए मुझे शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, ये तो सच है। मैं सच भी नहीं बोलूं प्रधानमंत्री के विषय में तो कैसे काम चलेगा? हो सकता है हवाई जहाज से फिर पुलिस वाले उतार के ले जाएं, वो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ बोलते हैं। झूठ पति पत्नी आपस में बोले तो भी रिश्ते में गांठ आ जाती। हम अपने माता पिता से झूठ बोलते थे तो रात को हमें भी ग्लानि होती थी, नींद नहीं आती थी, यार झूठ बोला आज माता पिता से। समाज में हम एक दूसरे से रिश्ते जब रखते हैं, मित्रता के रिश्ते होते हैं, मैत्री के रिश्ते होते हैं, उसमें भी हम सत्य बोलने की कोशिश करते हैं। हमारे हर धर्म में, हर मजहब में सत्य बोलने पर एक बड़ा उसको महत्व दिया गया है। देश का राजा अगर झूठ बोलता है तो मेरा आपका तो नुकसान जो हो रहा है वो हो ही गया 10 साल, आने वाली पीढ़ियों का वो नुकसान करता है। वो इस देश के राजा ने किया है पिछले 10 साल। एंटायर पॉलिटिकल साइंस दिल्ली विश्वविद्यालय में तो मेरे को नहीं लगता है, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में ये डिग्री है जो प्रधानमंत्री को मिली है।
एंटायर पॉलिटिकल साइंस। ये ऐसी डिग्री है साहब कि आपको विरोधी दल का मैनिफेस्टो बिना पढ़े आप उसके बारे में अनर्गल बोलना शुरू कर देते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया हमारे मैनिफेस्टो के बारे में। आप 10 साल से सत्ता में हैं, आप अपनी बात कीजिए, हमारी निंदा कीजिए। नेहरू जी की निंदा आपको करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी बराबरी, उनके पांवों की धूल के बराबरी आप नहीं कर पाएंगे, तो आप उनकी निंदा कीजिए। लेकिन अपने 10 साल का लेखा जोखा भी तो पत्रकारों के सामने रखिए, देश के वोटर के सामने रखिए, जिसके सामने आप फिर से वोट मांगने गए हैं। हम और आप बचपन से एग्जाम देते आए, यहां तक पहुंचे, आप और हम अभी भी एग्जाम दे रहे हैं। आप अपनी प्रोफेशन में एग्जाम देते हैं साहब। कितनी बायलाइंस आई महीने में? जब असेसमेंट होती है आपकी, इंक्रीमेंट के लिए जब आप निवेदन करते हो अपने संपादक को, तो एक लिस्ट सामने होती है संपादक के कि एक महीने में कितनी बायलाइंस हुई। हमारी भी वही स्थिति होती है कमोबेश। जब हम संघर्ष करते हैं, तपस्या करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो हम भी बताते हैं साहब कि हमने ये किया था। आप बड़ा हंस रहे हैं तपस्या शब्द पर। तो फिर प्रधानमंत्री को ऐसा एग्जेम्पशन तो नहीं मिल सकता, वो कोई अपवाद तो हो नहीं सकते। उन्हें भी अपनी रिपोर्ट कार्ड इस देश के सामने हर 5 साल में रखनी चाहिए। क्या ये गलत मांग है राहुल गांधी जी की, या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, या आप में से जितने वोटर हैं उनकी, या पत्रकारों की, या विपक्षी दलों की, इंडिया गठबंधन की? हम सबकी एक ही तो मांग है। साहब कारण बताइए कि क्यों 1 घंटे में इस देश के 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं? यही तो सवाल पूछ रहे हैं हम। कारण बताइए क्यों एक दिन में 30 किसान आत्महत्या करते हैं? कारण बताइए क्यों 1 घंटे में 4 महिलाओं की इज्जत लुटती है इस देश में? क्या गलत सवाल है ये? क्यों नहीं जवाब देते आप? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आपने 10 साल व्यर्थ की राजनीति में गंवा दिए। आपने इस देश की आने वाली नस्लों को तबाह कर दिया। उनके आने वाले कई साल आपने खत्म कर दिए। इस देश को 20-25 साल आप पीछे ले गए। इस देश की अर्थव्यवस्था को आप पीछे ले गए। इसीलिए पहली नौकरी पक्की राहुल गांधी कहते हैं, इसीलिए भर्ती भरोसा की गारंटी राहुल गांधी देते हैं, इसीलिए महालक्ष्मी यानी कि हर गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपया की गारंटी हम देते हैं, इसीलिए 10 किलो अनाज देने की नौबत आ गई है जो हमने घोषणा की। इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए चले थे। ये आत्मनिर्भर भारत में ये स्थिति है कि 80 करोड़ लोग सरकार पर राशन के लिए निर्भर हो गए हैं। ये स्थिति 10 साल में हुई और फिर भी हम सवाल न पूछें। फिर हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं शहजादा। वो शहीद ज़्यादा है, वो शहजादा नहीं है मोदी साहब। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, इस देश का इतिहास समझ में आ जाएगा, क्यों ये देश आज क्रोधित है आपसे, ये समझ में आ जाएगा। 4000 किलोमीटर पसीना बहा के वो आदमी न्याय की बात करता हुआ निकला, देश को जोड़ने की बात करता हुआ निकला। आप 4 किलोमीटर चल के दिखा दीजिए। और अनिल भारद्वाज जी और देवेंद्र यादव जी से मैं आग्रह करूंगा, दीपक बावरिया जी से आग्रह करूंगा कि वो 4 किलोमीटर ये तय करें कौन सी झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर से उनको निकाल कर ले जाना है। उन्हें मालूम पड़े दिल्ली की स्थिति क्या है, होश ठिकाने आ जाए। शायद चुनाव लड़ना बंद कर देंगे, वाराणसी से अपना नाम वापस ले लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर शर्म बची होगी प्रधानमंत्री में तो राजनीति से संन्यास लेने का समय ये है। और कारण भी ये है। दिल्ली के विषय में आपसे रोज हमारे साथी मुखातिब होते हैं। मैंने थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पे बात करने की कोशिश की, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। दिल्ली से मोहब्बत बहुत है, मेरी कर्मभूमि रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को पूरे देश की स्थिति देखनी चाहिए। जिस तरह से हमारे आसपास के राज्यों में, कल पंजाब में था, में किसानों की स्थिति है, उस पर भी दिल्ली वालों को भी सोचना ज़रूरी है। हमारे जो जवान हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारी ये महिलाएं हैं, इन्हीं सबके वोट से गुजरात से ये 2 लोग राजधानी आए हैं। लेकिन राजधानी में जब महिला पहलवान प्रोटेस्ट करती हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, राजधानी उनके लिए बंद हो जाती है। राजधानी में जब अग्निवीर के नौजवान आते हैं, साहब हमें 4 साल में रिटायर मत कीजिए, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको धक्के मार के राजधानी से बाहर कर दिया जाता है। राजधानी में जब किसान आना चाहते हैं तो कील बिछा दिए जाते हैं सड़कों पर। इस सब का जवाब हमें अब नरेंद्र मोदी से मांगना है
और वोट के माध्यम से इसका जवाब उन्हें देना भी है। आपके सवाल, अब मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो मोदी जी ने ज़रूर पढ़ा होगा, ये मुझे मालूम है, भरोसा है उन पर, क्योंकि उनके जो वैचारिक पूर्वज हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उस वक्त की हिंदू महासभा या उसके बाद का जनसंघ या उसके बाद की जनता पार्टी और अब की भारतीय जनता पार्टी, इन सब की एक जुगलबंदी हमेशा उस विचारधारा से रही है जिसको उस वक्त हम मुस्लिम लीग कहते थे। वो जुगलबंदी की पराकाष्ठा हुई थी 1942 में, जब हम लोगों ने प्रांतीय असेंबली से इस्तीफा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए। तब ये लोग अलायंस किया था, इन्होंने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया था, सरकारें बनाई थी 3 जगह पर, 3 प्रांतीय असेंबलीज में, और पाकिस्तान का प्रस्ताव वहीं पारित हुआ था। तो मैं जुगलबंदी का आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रिश्ते मुस्लिम लीग से बड़े घनिष्ठ थे, और आज नरेंद्र मोदी के कहाँ कहाँ क्या क्या रिश्ते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी जानते हैं। हाँ, इतना बता दूं कि हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुस्लिम शब्द लिखा हो तो चुनौती है प्रधानमंत्री को, चुनौती से वो डरते हैं। राहुल गांधी ने चुनौती स्वीकार कर ली थी डिबेट करने की, आज 14वां दिन हो गया है, प्रधानमंत्री अभी भी डरे हुए घूम रहे हैं। हाँ बोलिए सर। नहीं, आरोप कोई नया तरीका का नहीं है। ये उनके जो 2-4 दोस्त हैं ना, बड़े बड़े अरबपति जिनके 16 लाख करोड़ माफ़ किए हैं, ये उनके द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट है। वो लोग क्या चाहते हैं, अगर उनका बस चले तो संविधान को वो नक्सलवादी कह देंगे, क्योंकि संविधान के खिलाफ भारतीय प्रधानमंत्री का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके द्वारा, वो सबके सामने है। समानता की बात हमारा संविधान कहता है, क्या ये नक्सलवादी बात है? आप अमीरों से के ऊपर पूरे देश का धन लुटा दें और मध्यम वर्ग को तबाह कर दें, व्यापारी को तबाह कर दें, एमएसएमईज को, छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को तबाह कर दें। 27 करोड़ लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। पिछले 10 साल में वो 27 करोड़ फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले गए और 14 करोड़ और उसमें शामिल हो गए। क्या ये चाहते हैं, इस तरह का देश चाहते हैं प्रधानमंत्री? 72,000 करोड़ का ऋण माफी किसानों की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, सोनिया जी के निर्देशन में यूपीए की सरकार ने किया था। फिर भी अर्थव्यवस्था पटरी पर रही, दौड़ती रही, किसी को नुकसान नहीं होने दिया। ये 16 लाख करोड़ रुपए लुटा कर बैठे अपने दोस्तों पर। इनको समानता शब्द से नफरत है। प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना चाहिए अदालत में इस तरह की बात करनी, क्योंकि ये गैर संवैधानिक बात करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी डिक्टेशन आया नहीं होगा ना, डिक्टेशन वहां से आ रहा है। The voter has a right to know. Every single voter of this country has a right to know whether he or she is in politics or not, whether he or she is in journalism or not, doesn't matter, because our votes are equal. My vote and the vote of Gautam Adani are same. The value is the same, even if he doesn't send me any auto rickshaws, tempos full of money. The issue here is the election commission, their hands tremble when it comes to sending a notice to the Prime Minister of India. गलती प्रधानमंत्री करते हैं, नोटिस नड्डा जी को चला जाता है। ये इस इलेक्शन कमीशन की स्थिति है, दयनीय स्थिति है। हम तो उनको भी कहते हैं, अपनी स्वतंत्रता बचा के रखना चाहते हो तो निष्पक्ष चुनाव होने दो। ये 150 सीटें पार नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन शायद चुनाव आयोग
को स्वतंत्रता पसंद नहीं है, जैसे आरएसएस को स्वतंत्रता पसंद नहीं थी जब हम आंदोलन करते थे, हमारी पार्टी आंदोलन करती थी, वो गुलाम ही रहना चाहते थे, शायद चुनाव आयोग भी गुलाम ही रहना चाहता है। क्यों नहीं जवाब दे रहा? क्यों सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? ये अपने आप में शर्मनाक है किसी भी चुनाव आयोग के लिए। एक गांधी जी के 3 बंदर होते थे, आजकल मोदी जी के 3 बंदर दिखते हैं वहां। हाँ बोलिए। अब देखो 2 मुंगेरी लाल हैं इस देश में, एक बड़ा मुंगेरी लाल, एक छोटा मुंगेरी लाल। सपना देखने 2-4 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन नड्डा जी कुछ बदला ले रहे हैं नरेंद्र मोदी से, मुझे लगता है। आज मैं भी एक सनसनीखेज खुलासा आपके शब्दों में बता रहा हूँ। परसों नड्डा जी ने कहा अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, हम आरएसएस से बड़े हो गए। भाई या तो घमंड से बोला, वैसे नड्डा जी बड़े अच्छे आदमी, सॉफ्ट स्पोकन आदमी, मुझे लगता नहीं घमंडी हैं। ये दोनों गुजराती भाइयों से तो कम ही घमंडी होंगे। हिमाचल के लोग होते भी बड़े अच्छे हैं। अगर घमंड से नहीं बोला तो षड्यंत्र है। इन दोनों गुजराती भाइयों के खिलाफ नड्डा जी ने एक षड्यंत्र किया, कहा हम आरएसएस से बड़े हो गए। तो हो सकता है आरएसएस बदला ले रही हो, अब वोटर निकलता ही नहीं इनका। हमें तो यही समझ में आ रहा है। जो भी हो, इस चुनाव में तय हो जाएगा कि आरएसएस छोटी है या बड़ी है, मालूम पड़ जाएगा। अब हमें तो उम्मीद थी कि वहां दीक्षा भूमि जाकर थोड़ा आत्मचिंतन करेंगे, बाबा साहब अंबेडकर की पवित्र भूमि पर बैठकर थोड़ा आत्मचिंतन करें, उनसे माफ़ी मांगें कि साहब गलती हो गई कि संविधान की तरफ हमने बुरी नज़र से देखा। लेकिन नहीं, कुछ और कारण से गए होंगे। अब मुझे नहीं मालूम क्यों गए, जासूसी की आदत उनकी है, हमारी नहीं है।